नमस्कार दोस्तों, आज के समय पाकिस्तान पर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान का द एंड, पाकिस्तान का खात्मा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रही हैं। क्योंकि ये एक फेमस टॉपिक है तो वीडियोस तो बनेंगे ही, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो बात करते हैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम की जड़ इसके फॉर्मेशन के टाइम से ही है। चलिए आज हम पाकिस्तान की बिगनिंग से लेकर अभी तक के डेवलपमेंट को देखते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ तो फंडामेंटल लेवल पर बहुत कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि आज जो भी पाकिस्तान की कंडीशन है ये उसी का इफेक्ट कहा जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान की फॉर्मेशन इंडिया के दो हिस्से बनाकर किए गए थे, बट हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1857 का रिवोल्ट होता है और उसी के 28 साल बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी इश्यूज हैं उसे रिप्रेजेंट कर सके। और 1906 में एक और पार्टी बनती है AIML, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ कि कांग्रेस में ज्यादा हिंदू लीडर थे, तो मुस्लिम्स के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग पार्टी बनाया जाए, जो कि आगे चलकर इसी पार्टी की वजह से पाकिस्तान का फॉर्मेशन भी हुआ। 1913 में जिन्ना कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने AIML ज्वाइन कर लिया था। बट अभी भी AIML और कांग्रेस दोनों साथ ही काम कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए आप लखनऊ पैक्ट देख सकते हैं। इसके अंदर AIML और कांग्रेस ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ लड़ने की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस या डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। लेकिन 1930 आते आते AIML के लीडर्स ने एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की मांग की और 1933 में चौधरी रहमत अली इस पाकिस्तान टर्म को कॉइन करते हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना ही वो शख्स थे जो हर जगह एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की मांग कर रहे थे। और फाइनली 1940 आते ही कांग्रेस की लखनऊ सेशन में टू नेशन थियरी के तहत जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड रखते हैं। और फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है एक पावर ट्रांसफर मैकेनिज्म को बिल्ड करने के लिए, तो जिन्ना फिर से टू नेशन थियरी की मांग करते हैं और इसी तरह से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आता है। और इस नए देश के फॉर्मेशन होते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे, जो कि मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला प्रॉब्लम था लैक ऑफ लीडरशिप। एक बार जिन्ना ने कहा था, मैंने, मेरे सेक्रेटरी ने और एक टाइपराइटर ने मिलकर पाकिस्तान बना दिया था, और उस वक्त के पाकिस्तान में जिन्ना से बड़ा लीडर आपको कोई और नहीं मिलेगा। बाकी के जो लीडर थे वो भारत के नॉर्दर्न पार्ट से इम्पोर्ट होकर गए थे, जिन्हें वहाँ के लोग मुजाहिर कहते थे। मुजाहिर मतलब इमिग्रेंट्स। पाकिस्तान के लोग इन्हें अपना मानते ही नहीं थे। एज ए रिजल्ट देश की लीडरशिप को लेकर मिसट्रस्ट पैदा हो गया था कॉमन पीपल के बीच में। देखो, किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वहाँ के लीडर्स को ग्रास रूट लेवल पर कनेक्ट होना होता है, और AIML कभी भी इस तरह की पार्टी थी ही नहीं, और पाकिस्तान की जनता कभी इनको खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मुश्किलें तो तब बढ़ने लगी जब सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। दिस टाइम पाकिस्तान वाज फादरलेस नेशन, और उस टाइम भारत में कोई भी एक प्रोमिनेंट लीडर नहीं था जो सारे सिस्टम्स को अकेले ही चला रहा था। भारत में कई सारे लीडर्स थे जिन्होंने भारत को कंसोलिडेट किया, सिस्टम्स एंड प्रोसेस बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और वहीं पाकिस्तान में जिन्ना के बाद ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कंपैरिजन के लिए भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीनों में ही लिख लिया था, लेकिन पाकिस्तान को लिखने के लिए 9 साल लग गए थे। सेकेंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। देखो, किसी भी देश में पॉलिटिकल लीडर्स जनता के लिए पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट्स। और पाकिस्तान में उस वक्त इनकी बहुत कमी थी। कुल मिलाकर उस वक्त 80 सिविल सर्वेंट्स थे। कंपैरिजन में भारत के पास 1400 सिविल सर्वेंट्स थे। पाकिस्तान में कम सिविल सर्वेंट्स होने का मेन रीजन ये था कि भारत में उस टाइम हिंदूज में लिटरेसी रेट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो एज ए रिजल्ट भारत में उस टाइम जो सिविल सर्विसेज थी उसमें 82% हिंदूज थे कम्पेयर टू मुस्लिम्स जो सिर्फ 5% थे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक था और ज्यादा सिविल सर्वेंट्स भी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान को अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन
बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर नहीं था, इसलिए इनके गवर्नेंस में करप्शन प्रैक्टिस होने लगी। एज ए रिजल्ट पाकिस्तान में पॉलिसीज भी फेल होने लगी थी। थर्ड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ रिसोर्सेस। पार्टीशन के बाद जब रिसोर्सेस को डिवाइड किया जा रहा था तब ये कहा गया आरबीआई के पास जो एसेट है उसे डिवाइड करेंगे, और आरबीआई के पास उस वक्त 375 करोड़ रुपीस थे। कहा यह जा रहा था पाकिस्तान को 75 करोड़ फंड दिए जाएंगे, लेकिन भारत ने कहा इसे हम एक साथ नहीं देंगे, किस्तों में देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इसका कुछ गलत इस्तेमाल न करने लगे। और हुआ भी यही। इंडिपेंडेंस के एक साल के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। इसलिए भारत के लीडर्स ने डिसीजन लिया कि बाकी के फंड्स को अभी ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त अपने 65% एक्सपेंडिचर सिर्फ डिफेंस में ही खर्च कर रहा था। फोर्थ प्रॉब्लम थी इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, अगर ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ दें तो वेस्ट पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इनमें से पंजाब और सिंध प्रोविंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी, तो बाकी प्रोविंसेस को डर था इनको पंजाब और सिंध के डोमिनेंस में रहना पड़ेगा। सिंपली कहूँ तो बलूचिस्तान चाहता था वो इंडिपेंडेंट रहे, इसलिए यहाँ पर पार्टीशन के बाद से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे और पाकिस्तान की वीक गवर्नमेंट इसे पॉलिटिकली टैकल नहीं कर सकती थी, और तभी यहाँ पर इंटरवीन हुआ आर्मी का। और इसी से रिलेटेड है हमारा अगला प्रॉब्लम, ओवर पावर्ड आर्मी। पाकिस्तान में आर्मी सबसे मजबूत इंस्टीट्यूशन है। जब से पाकिस्तान बना है तब से हाफ ऑफ द टाइम इस आर्मी ने ही रूल किया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, पाकिस्तान अपना 65% मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्चा करता था, इसलिए इनकी आर्मी प्रोफेशनल लगने लगी थी, डिपेंडेबल लगने लगी थी। शुरुआत में आर्मी में ज्यादा करप्शन भी नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट लीडर्स जनता का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे थे, इसलिए आर्मी का इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान में मजबूत होता गया। और साथ ही जब 1954 आया तब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को यूज करके वहाँ के गवर्नर जनरल ने पूरी असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अर्ली 2000 तक चलता रहा। किसी भी पाकिस्तानी पीएम ने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है अभी तक। कुछ हटा दिए गए या कुछ असैसिनेट कर दिए गए। अगला प्रॉब्लम है पॉलिटिकल रिलीजियस वायलेंस। साल 1977 में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया, और कहा यह जाता है इनके टेन्योर में पाकिस्तान रेडिकलाइज होने लगा था। क्योंकि ये खुद भी एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इसके सोच और एक्शन की वजह से ही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा था। और साल 1979 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया, तो अमेरिकन सीआईए और आईएसआई के बीच एक समझौता हुआ और ये कहा गया पाकिस्तान में एक ग्रुप तैयार करी जाए जो अमेरिका के लिए लड़ेगी। इससे अमेरिका को ये लगा कि उनको कम आर्मी भेजनी पड़ जाएगी, और पाकिस्तानी लीडर्स को ये लगा कि उनके यूथ को एक जॉब मिल जाएगी। फिर इनको बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन दिया गया। साथ ही पाकिस्तान में इस लड़ाई को एक रिलीजियस कलर दिया जाने लगा। फिर आता है साल 1991, यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है। इसमें अमेरिका की जीत तो हो जाती है, बट पाकिस्तान के यूथ जो अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे उनकी तो जैसे रोजी रोटी ही चली गई। तब यही यूथ एक फुल फ्लेज्ड टेररिस्ट बन जाते हैं, और यहीं से पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर बनता चला गया। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान आज तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो पाया है। देखिए, जब कोई भी देश पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा तो एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा, और अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा तो उस देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स जो किसी भी देश के कंडीशन को डिजाइन करते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, कभी नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान अब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डाउनफॉल के साइकिल में फंस चुका है। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक क्राइसिस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।